जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास पे। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और आज मैं आपको 25 जून 2025 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स पढ़ाने आया हूं। आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और पहला प्रश्न यहां पर देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये रहा, भारत और केन्या का एक संयुक्त स्मारक स्तंभ किस देश में स्थापित किया गया है? इन विच कंट्री हैज इंडिया केन्या ज्वाइंट मेमोरियल पिलर हैज बीन एस्टेब्लिश्ड और इरेक्टेड? तो दोस्तों ये कहां पर स्थापित किया गया है? केन्या में। इसका राइट आंसर हो जाएगा केन्या। केन्या में क्यों स्थापित किया गया है इसे भी हम यहां पे समझते हैं पूरा डिटेल से। आखिर क्या कारण है कि ये पिलर स्थापित किया गया? तो ये जो जगह है केन्या है ताइता तवेता काउंटी, वहां पे यहाँ पे स्थापित किया गया है। आप यहाँ पर हमारे भारत के जो रक्षा राज्य मंत्री हैं, रक्षा राज्य जो सेक्रेटरी हैं, मंत्री हैं, संजय सेठ है, वो यहाँ पर उद्घाटन में थे। और केन्या के भी यहाँ पर आप रक्षा मंत्री रोजलिंडा सोइपन तुया को देख रहे हैं। इन दोनों ने मिलकर के इसका उद्घाटन किया है और इसके पीछे जो कारण है वो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पूर्वी अफ्रीका में हमारे बहुत सारे भारतीय शहीद हुए थे और बहुत सारे अफ्रीकी सैनिक वहाँ पे शहीद हुए थे, तो उन दोनों को श्रद्धांजलि दी गई थी। आपको याद होगा कि 1914 में पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो 1914 में जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस समय हमारे भारतीय सैनिकों को ले जाया जाता था वर्ल्ड वॉर में भी, तो फिर बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती थी। तो उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में यहाँ पे याद किया जा रहा है और इसके लिए स्मारक बनाया गया है। जो पहला वर्ल्ड वॉर था वो 28 जुलाई 1914 में स्टार्ट हुआ था और 11 नवंबर 1918 तक चला, लगभग 4 साल और 3 महीने चला। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो 1939 में 1 सितंबर को स्टार्ट हुआ था और 2 सितंबर 1945 को ये खत्म हुआ। लगभग 6 साल ये युद्ध चला था। ठीक है, इसमें हमारे बहुत सारे सैनिक में पार्टिसिपेट किए। तो अब चूंकि आपको पता युद्ध में तो बहुत सारे सैनिक शहीद होते हैं, तो उनको यहाँ पे श्रद्धांजलि दी जाती है, उनको याद किया जाता है। तो अब ये जगह कहाँ पर है केन्या? आइए लोकेशन पे देखते हैं। आप यहाँ पे जो मैप देख रहे हो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप देख रहे हो। तो आप देखो कि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका हम कहते हैं उसके ठीक यहाँ पर आपको केन्या देखने को मिला, जहाँ से इक्वेटर गुजर रही है और ये लेक विक्टोरिया है जहाँ से आपकी नील नदी निकलती है और ये दुनिया की सबसे लंबी नदी कहलाती है। तो आप यहाँ पे लोकेशन देख रहे हैं। अब मैं केन्या के पड़ोसी देशों के बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो केन्या के बगल में आपको सोमालिया देखने को मिलेगा, इसका पड़ोसी देश इथोपिया भी है और ये तंजानिया लगा हुआ है, युगांडा और साउथ सूडान, और इधर बगल में आपको हिंद महासागर देखने को मिलेगा। ये इसकी लोकेशन है। तो केन्या की कैपिटल नैरोबी है। केन्या की करेंसी केन्याई शिलिंग है। विलियम रूटो यहाँ के राष्ट्रपति हैं और 1963 12 दिसंबर को यहाँ पे ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। केन्या पहले ब्रिटेन के अधीन आता था, अभी इंडिपेंडेंट हो चुका है। ठीक है, तो केन्या को दोस्तों अफ्रीका का फूल बाग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो गुलाब है, रोज़ है, तो वहाँ पर गुलाब का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और ये एक्सपोर्ट भी करता है। यहाँ पर प्लास्टिक बैग पर पूरी तरीके से बैन लगा हुआ है और इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रतिबद्ध है और यहाँ पे ये प्रोहिबिटेड है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे कहाँ पर है? ये केन्या की कैपिटल नैरोबी में लोकेटेड है। ये भी आपसे एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। हाल ही में दिलीप दोषी का निधन हो गया, वह कौन थे? दिलीप दोषी हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? तो दिलीप दोषी क्रिकेटर थे जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, इनका निधन हो चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ पे दिलीप दोषी की तस्वीर देख सकते हैं और 2025 23 जून को लंदन में इनका निधन हुआ है और ये स्पिनर थे। ठीक है, 1979 से लेकर 1983 तक भारत के लिए इन्होंने 33 टेस्ट और 15 वनडे मैच खेले हैं और टेस्ट विकेट में 114 विकेट लिए हैं, 6 बार इनिंग्स में 5 विकेट लिए हैं और पहले जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है 238 मैच खेले हैं और 898 विकेट इन्होंने लिए हैं। अब बात यहाँ पे निधन की आई है, तो जो निधन रिसेंटली में हुए हैं उन सभी को मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी रिसेंटली में डॉक्टर सुबन्ना एप्पन का निधन हुआ है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, उसके हेड थे। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लुइस गैल्वन का निधन हुआ है। एक हिस्टोरियन थे MGS नारायणन, इनका भी निधन हो चुका है।
और इसरो के जो पूर्व अध्यक्ष कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन का निधन हुआ है। अब मुझे आप बताइए कि प्रेजेंट में इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, मुझे कमेंट बॉक्स पे आप सभी बताइए। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो अभी जैसी क्लास खत्म होगी तो पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। आप यहाँ पे डेली करंट अफेयर सेक्शन में जाके पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेना। कोर्सेस एंड पीडीएफ में आपको 2024-2025 की मंथली करंट अफेयर्स और अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी टेस्ट सीरीज आपकी रेगुलर चल रही है। अभी जो क्लास देख रहे हो उसकी टेस्ट भी लगाइए, आपकी रैंक पता चलेगी उस पर, और कल से रैंक आपका पब्लिश किया जाएगा। ई बुक्स और इंपॉर्टेंट कोर्सेज भी हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। नंबर है हमारे टीम का हमारा, तो आप इस पर कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। आइए देखते हैं तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित संपत्ति कौन सी बन गई है? विच हैज बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्व एसेट। तो देखिए गोल्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी कभी भी जब इसकी वैल्यू बढ़ती है तो आप समझिए कि मतलब युद्ध के समय में खासकर बढ़ती है, क्योंकि जब भी वॉर होता है तो जो हम करेंसी का यूज करते हैं तो वो यहाँ पे लोग सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। गोल्ड एक ऐसा एसेट है जिसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती आई है, तो लोग गोल्ड खरीद करके इसे स्टोर कर लेते हैं। तो सोना वो चीज़ है जिसको लोग आरक्षित कर रहे हैं, और यहाँ पे गोल्ड जो है दुनिया की दूसरी सबसे आरक्षित संपत्ति बन गई। इसने यूरो को भी पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, तो दुनिया के देश जितने भी हैं मोस्टली गोल्ड को अपना एसेट मान रहे हैं, इसीलिए गोल्ड के प्राइसेस लगातार आप देखिए बढ़ रहे हैं। 1 लाख तक पहुंच गया था, पर कल ये घटा है। जैसे ही इंडिया, जैसे इजराइल और ईरान के बीच में वॉर यहाँ पे सीज फायर होता है, और उसके बाद से फिर जो दुनिया की कंट्री है उनको पता चला कि हाँ अब चलो सीज फायर हो गया है, तो वापस से गोल्ड उन्होंने सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया और बाकी चीज़ों पे उन्होंने निवेश करना स्टार्ट कर दिया। कल शेयर मार्केट भी बहुत ऊपर बढ़ा, क्योंकि इसका आसार सीधा देखने को मिलता है। जब भी वॉर होता है तो शेयर मार्केट गिरता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स पैसा अपना खींच लेते हैं। तो कल इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा लगाया, क्योंकि उनको पता चला कि अब युद्ध तो होना नहीं है, तो अब वो अपना पैसा बढ़ाने के लिए पैसा लगाएंगे। तो इसे हम कहते हैं आरक्षित संपत्ति। ठीक है, तो गोल्ड ऐसा है जो हमेशा काम आता रहा है। सोना ने किसको पीछे छोड़ा है? यूरो को पीछे छोड़ा है, और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित एज अ सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्व एसेट बन गया। आज भी डॉलर सबसे टॉप में है। तो यहाँ पे यूरोपीय सेंट्रल बैंक की जून 2025 की अभी रिपोर्ट आई है, इसके हिसाब से हमें जानकारी मिली है। तो सबसे टॉप में अमेरिकी डॉलर है, 47% लोग इसको एज ए एसेट मान रहे हैं, देश मान रहे हैं। सोना 19% और यूरो 16% यहाँ पर एसेट के रूप में स्टोर किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ देखो करेंसी भी पढ़ लेते हैं। अमेरिका की यूएस डॉलर करेंसी है, यूनाइटेड किंगडम की पाउंड स्टर्लिंग है, जापान की येन है, चाइना की युआन है। ठीक है, रशिया की रूबल है, फ्रांस की यूरो है, जर्मनी की भी यूरो है, ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रियन डॉलर है, और सऊदी अरब की सऊदी रियाल है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और संयुक्त अरब अमीरात की दिरहम है। दोस्तों प्रश्न नंबर 4 आप सभी के स्क्रीन पर रहा। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? तो इस एशियन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने टोटल 27 मेडल यहाँ पे जीते हैं, अर्जित किए हैं। तो ये हुआ कहाँ पे था? बैंकॉक, थाईलैंड। मोस्टली अब देखो जब भी कोई बैडमिंटन कंपटीशन होगा तो वो या तो थाईलैंड या मलेशिया में होगा, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है वहाँ पे। और 17 से लेके 22 जून तक ये मैचेस हुए हैं, और इसका आयोजन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा किया गया था, BWF के द्वारा किया गया। तो भारत का प्रदर्शन इसमें 27 पदक भारत ने जीते, इसमें 4 गोल्ड, 10 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज है। नीतीश कुमार की आप मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं, इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इनका स्पेशल नेम आपको याद रखना है। एग्जाम में प्रश्न ऐसा आएगा कि नीतीश कुमार का संबंध किस गेम से है, तो आप बताएंगे कि बैडमिंटन प्लेयर है और ये एशियाई प्लेयर है। ठीक है, ठीक है, बैडमिंटन प्लेयर है, और साथ ही साथ ये भी आपको ध्यान रखना है कि पैरा बैडमिंटन प्लेयर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं 5वां प्रश्न। हाल ही में किशोरियों के लिए लॉन्च की गई नव्या योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? What is the main objective और recently launched नव्या स्कीम फॉर द एडोलेसेंट गर्ल्स? ठीक है, तो नव्या स्कीम का जो मेन मकसद है वो है कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, प्रोवाइडिंग स्किल ट्रेनिंग। यहाँ पर जो
हमारे टीनेजर्स हैं, किशोर अवस्था में हैं, उनको यहाँ पर क्या देना, स्किल देना, ठीक है, ताकि आने वाले समय में वो खुद यहाँ पे अपने पैरों पे खड़े हो सके और कमा खा सके, ठीक है। तो इसका यहाँ पे 24 जून 2025 को ये स्कीम स्टार्ट करी गई है यूपी के सोनभद्र जिले से। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से नव्या कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, जो कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। 16 से 18 साल की जो यहाँ पर लड़कियां हैं, किशोरियां हैं, उनको गैर पारंपरिक क्षेत्रों में व्यवसाय प्रशिक्षण देना, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। और खासकर आजकल आपने देखा था कि ड्रोन दीदी कार्यक्रम स्टार्ट किया था नरेंद्र मोदी जी ने। तो आजकल आने वाली जो टेक्नोलॉजी वो ड्रोन है, ड्रोन की मदद से सिंचाई होगी, ड्रोन की मदद से डिलीवरी होगी, ड्रोन की मदद से हेल्थ सेक्टर में काम होगा, मिलिट्री सेगमेंट में तो काम ही हो रहा है, डिफेंस में तो हो ही रहा है। तो ड्रोन ऑपरेशन, ड्रोन कैसे चलाना है, मोबाइल रिपेयरिंग, तो ये सारी चीज़ें नॉन कन्वेंशनल चीज़ों में आती हैं। लोग समझते हैं कि लड़कियों का काम ये नहीं है, बट लगातार सरकार जो है ट्रेनिंग दे रही है। आने वाला भविष्य ड्रोन ऑपरेशन, मोबाइल रिपेयरिंग और सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, मतलब सोलर पैनल लगाए जाएंगे तो उसके लिए यहाँ पर एक बड़े लेबर फोर्स की भी जरूरत पड़ेगी, उसमें महिलाओं को भी पार्टिसिपेशन दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसमें कौन कौन सा मंत्रालय जो ये काम कर रहा है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय केंद्र सरकार के अधीन जो आता है। तो ये दोनों मंत्रालय यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 ये देखते हैं, नाटो समिट 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? द नाटो समिट 2025 इज बीइंग हेल्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो नाटो समिट कहां पर हो रहा है? नीदरलैंड में हो रहा है। कहां पे हो रहा है? नीदरलैंड में हो रहा है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। नाटो हमेशा से न्यूज में रहा है और आगे भी अभी रहेगा, तो आपसे पूछा जाएगा। तो नीदरलैंड हेग में नाटो का समिट होगा, जो कि 24 और 25 जून को होगा। आज ये समाप्त हो जाएगा, कल से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो मेजबान देश जो नीदरलैंड है, पहली बार नाटो समिट की मेजबानी कर रहा है। देखो, नाटो के अभी जो महासचिव है मार्क रूटे हैं, ठीक है। मार्क रूट मार्क रूट यहाँ पे महासचिव है, ध्यान में रखिएगा। देखिए, नाटो जो मेनली बनाया गया था वो रशिया के खिलाफ बनाया गया था और यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था। इसी वजह से रशिया ने हमला किया। रशिया को लगा कि नाटो में शामिल हो जाएगा तो कल ये बहुत बड़े सैन्य समूह बन जाएंगे, तो कल मेरे ऊपर अटैक कर सकते हैं और मेरा दबदबा इतना नहीं रहेगा। इसीलिए यूक्रेन को कैप्चर कर रहा था, क्योंकि जस्ट बगल में रशिया और यूक्रेन पड़ोसी हैं एक दूसरे के, और यूक्रेन फिर एक्सेस हो जाता है, एक रास्ता गलियारा टाइप का हो जाता नाटो समूह के लिए। और नाटो बनाने का जो मेन सबसे बड़ा काम किया है वो अमेरिका ने किया है। तो नाटो जो है सुरक्षा रणनीति को मजबूत करने के लिए यहाँ पर समिट कर रहा है और यूक्रेन को समर्थन देने के लिए और अपना डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाने के लिए। तो नाटो में रशिया बस नहीं है, G7 का हिस्सा रशिया नहीं है, पहले G8 हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं रशिया जो था इस बात को जानता था कि वो अलग थलग है और इस वजह से उसने यूक्रेन पे इतना बड़ा प्रेशर डाला है और ये अमेरिका की ही सोच है, विचार है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो अमेरिका का जो दोगलापन है वो हमेशा देखने को मिलता है। अभी अमेरिका ने पाकिस्तान के जो यहाँ पर उनके जो सबसे टॉप लीडर हैं, सेना प्रमुख है, मुनीर को बुलाया अपने खाने में और तारीफ भी कर रहे थे पाकिस्तान, जबकि आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान है। तो ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती ना कि आप दो मुंह की बातें करें, आप भारत को भी सपोर्ट करें, आप पाकिस्तान को भी सपोर्ट करें। सही गलत के बीच में अंतर सब जानते हैं, लेकिन अमेरिका जानता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर सारा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो जाएगा, तो हथियार किसको बेचेगा। तो बहुत सारी इसके पीछे डिप्लोमेटिक चीज़ें होती हैं, कूटनीति होती है। तो नाटो जो है आप समझ गए होंगे क्यों स्थापित हुआ है। तो नाटो 9 अप्रैल 1949 को स्थापित हुआ, वॉशिंगटन DC अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी। ब्रुसेल्स बेल्जियम में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 32 देश हो चुके हैं। अब मैं आपको उन देशों का नाम बता रहा हूं जो अभी रिसेंटली में नाटो में शामिल हुए हैं। तो यहां पर ये शामिल हुए हैं 2024 में स्वीडन, 2023 में फिनलैंड, 2020 में नॉर्थ मैसेडोनिया और 2017 में मॉन्टेनिग्रो। तो 32वां देश, 31वां देश फिनलैंड है, एग्जाम में आ सकता है। तो नाटो का मेनली जो मेन फंक्शन होता है वो है कलेक्टिव डिफेंस कर। एक बात और आपको ध्यान में रखना है,
अगर किसी भी नाटो के देश में हमला होगा तो सारे देश मिलकर के हमला करेंगे, उसमें यूरोपियन कंट्री भी है, टोटल 32 देश इसमें है, ठीक है। अगर किसी देश सदस्य देश पर किसी पर हमला हुआ तो सभी सदस्य देश पर हमला माना जाएगा और वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो आर्टिकल नंबर 5 में इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कनिष्क बम विस्फोट के 40वीं बरसी का आयोजन किस देश में किया गया है? विच कंट्री हैज सेलिब्रेटेड द 40th एनिवर्सरी ऑफ कनिष्क बॉम्बिंग? तो आयरलैंड वो देश है जहां पे कनिष्क बॉम्बिंग का 40वां बरसी किया गया है। तो ये कनिष्क बॉम्बिंग है क्या, आइए जानते समझते हैं विस्तार से। तो आप ये 23 जून 2025 को इसकी 40वीं बरसी मनाई गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो हमारे देश के नेता हैं, आयरलैंड देश के नेता हैं। तो आप यहाँ पर देखो जो टॉप ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर गैदर हुए हैं और बरसी मनाई जा रही है और वो कल मनाई गई, ठीक है। तो हमारे जो मुख्य अतिथि थे, हमारी तरफ से जो मेन रिप्रेजेंट कर रहे थे वो थे यूनियन मिनिस्टर हर्षदीप सिंह पुरी, जो कि पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय इनको मिला हुआ है, ये मेन चीफ गेस्ट थे। तो हुआ क्या था ये जानते हैं। तो 23 जून 1985 के इतिहास की वो डेट है जब एयर इंडिया का फ्लाइट 182 कनिष्क में बम विस्फोट हो गया और जिसमें 329 लोग मारे गए। अभी आपने देखा एक ऐसी घटना हुई थी जो अहमदाबाद से लंदन विमान जा रहा था AI-171 और उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जिसमें लगभग 275 लोगों की मौत होती है। इसमें 329 लोगों की मौत हुई थी 1985 में और 80 से ज़्यादा अधिक बच्चे इसमें शामिल थे। और ये घटना जो हुई थी आयरलैंड के तट के पास अटलांटिक महासागर में हुई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एयर इंडिया की फ्लाइट थी 182, कनिष्क नाम था उसका, उसमें बम विस्फोट हुआ था। तो इस वजह से इसको यहाँ पे कनिष्क बम विस्फोट की 40वीं बरसी कहा जाता है, ठीक है। 40 साल हो चुके हैं। तो इसमें जो जिम्मेदार तत्व था वो था खालिस्तान समर्थक आतंकवादी जो भारत को डिवाइड करना चाहते थे, वो रेस्पॉन्सिबल थे। आइए देखते हैं 8वां प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर। किस भारतीय विकेट कीपर ने एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो शतक तो लगा दिया है साहब ने, बट हम अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, अच्छी मेहनत करी है, बट कैप्टेंसी में भी शायद अच्छी नहीं थी और शुभमन गिल उस हिसाब से अपने बॉलर को रोटेट नहीं कर पाए। तो ऋषभ पंत का जो दोनों शतक था दोनों इनिंग में वो बेकार चला गया है, ठीक है। ऐसा हुआ है कि 148 साल के बाद मैं पढ़ रहा था, पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 शतक लगे हैं लेकिन हम मैच नहीं जीत पाए। तो ऋषभ पंत 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स टेस्ट में एक ही टेस्ट मैच में दोनों पारियों में शतक ठोके हैं। दुनिया के दूसरे ऐसे विकेट कीपर है जिन्होंने इतना बड़ा इतिहास रचा है। तो ऐसा कारनामा करने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर भी हैं। पहली रिकॉर्ड एंडी फ्लावर के पास था, तो एंडी फ्लावर के बाद ऋषभ पंत वो नाम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ही रहा, संविधान हत्या दिवस 2025 कब मनाया जाएगा? When will be Constitution Assassination Day 2025 being observed? तो पिछले साल मैंने आपको ये करंट अफेयर बताया था, फिर मैं आपको बता रहा हूँ 25 जून के वो दिन है जब संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी, तो इसके टोटल 50 साल हो चुके हैं, ठीक है। अब 50 साल होने वाले हैं। 25 जून 1975 को इमरजेंसी आपातकाल उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लगाई थी और ये बोल करके कि देश में जो स्थिति है वो अनकंट्रोल हो रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे इमरजेंसी लगा रहे हैं। उसका बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम भी देखने को मिला, देश की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। हालांकि उसके पीछे बताया जा रहा है कि उनकी कुर्सी जाने वाली थी, राजनीतिक कारण था जिसकी वजह से उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। तो इसको लेकर के केंद्र सरकार बहुत हमलावर रहती है जो कि बीजेपी है। तो 25 जून को संविधान हत्या दिवस डिक्लेयर किया गया केंद्र सरकार के द्वारा 2024 में, और इसका उद्देश्य है कि जो नई जनरेशन आएगी वो यहाँ पे इमरजेंसी के दौरान क्या क्या हुआ था उसकी जानकारी उनको मिलेगी और वो बताते हैं कि डेमोक्रेसी पे एक बहुत बड़ा यहाँ पे आघात था। आने वाले समय में लोकतंत्र की वो रक्षा करेंगे जब उनको याद आएगा कि संविधान हत्या दिवस होता है और हमें डेमोक्रेसी को अगर बचाना है तो हमें इमरजेंसी से बचना होगा। तो आपातकाल लगा था 25 जून 1975 को, इंदिरा गांधी थी उस समय देश की प्रधानमंत्री।
ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द किया जाना था, ये कारण यहाँ पे बताया जा रहा था। उसके बाद इमरजेंसी लगाई गई थी। तो अब देखिए इमरजेंसी से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। एक है नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 352, एक है जिसमें कभी भी कोई भी देश हम पे आक्रमण करता है तो उस समय ये लगाया जाता है, या फिर हमारे सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो भी लगाया जाता है। राज्य आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन, अगर किसी राज्य की स्टेट मशीनरी ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है तो 356 के तहत यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में लगता है जब देश का आर्थिक हालात बहुत ही खराब हो जाता है। हालांकि आज तक ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई जिसमें 360 का इस्तेमाल करना पड़े। तो ये तीनों आर्टिकल किस भाग में, भाग नंबर 18 में है। और आपातकाल की स्थिति में केंद्र सरकार को ही विशेष अधिकार मिलता है, वो यहाँ पे अपनी सजेशन देते हैं राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के बाद इमरजेंसी लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए फंडामेंटल राइट्स पर भी प्रतिबंध लग जाता है। और यहाँ पर जो आर्टिकल नंबर 20 है और 21, ठीक है, 20 और 21 आर्टिकल है, उसको छोड़ करके सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है उस पर बैन लगता है। आपकी स्वतंत्रता का अधिकार तो विशेष रूप से छिन जाता है। ठीक है, आज का आखिरी प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो वैश्विक सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रैंकिंग में भारत की रैंक 99। इसे क्या कहते हैं? सस्टेनेबल रैंकिंग वो रैंकिंग है, विकास तो करेंगे लेकिन डेवलपमेंट तो करेंगे हम, लेकिन पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, दूसरे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, देश को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क है, UNSDSN है जो इस रिपोर्ट को जारी करता है। फिनलैंड इसमें टॉप में है, स्वीडन सेकंड नंबर पे, डेनमार्क यहाँ पे थर्ड नंबर पे। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी फिनलैंड यहाँ पे टॉप में है। तो भारत की रैंक 99 है और भूटान यहाँ पे 74 हमारा पड़ोसी देश है, नेपाल 85, पाकिस्तान 140 और बांग्लादेश को 114 स्थान दिया गया 193 कंट्रीज में। तो 17 वैश्विक हमारे लक्ष्य हैं जिसे यूनाइटेड नेशन ने 2015 में तय किया था, जिससे कि दुनिया हमारी और बेहतर हो सके। 2030 तक हमें दुनिया को और बेहतर स्थिति पे, बेटर प्लेस पर उनको यहाँ पे पहुँचाना है। ठीक है, तो इसके हमारे 17 टारगेट हैं। हमारा पहला टारगेट है गरीबी को समाप्त करना, भूख मिटाना और पोषण सुधार करना। जितनी भी स्कीम बनाए लोगों के वेलफेयर के लिए बनाए, एजुकेशन को बेहतर बनाना, जेंडर इक्वलिटी लाना, क्लीन वाटर और यहाँ पे अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी, आर्थिक विकास और रोजगार, इनोवेशन इंडस्ट्री में लाना और बुनियादी ढांचे जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बढ़ाना, जो रिडक्शन है वो इक्वलिटी में, जो गरीबी और अमीरी के बीच में खाई को कम करना, टिकाऊ शहर और समुदाय और जिम्मेदार उपभोग का उत्पादन, जलवायु परिवर्तन जो भी क्लाइमेट चेंज आता है उससे टैकल करना। फिर है दोस्तों जल जीवन संरक्षण, स्थलीय जीवन संरक्षण, हमें वन और जैव विविधता को बचाना है, हमें पीस की तरफ जाना है, जस्टिस की तरफ जाना है, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनाने हैं। और 17 है लक्ष्य प्राप्ति के लिए वैश्विक साझेदारी, हमें मिल करके एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करके इन सभी टारगेट्स को अचीव करना है। दोस्तों ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब बारी यहाँ पे RRR की है, जहाँ पे मई महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो मिस वर्ल्ड स्पोर्ट चैलेंज का खिताब किसने जीता है? इसे जीता है एलिस रैंडमा ने जीता है। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री महिला दिवस ये किस दिन को मनाया जाता है? तो समुद्री महिला दिवस मनाया जाता है 18 मई को, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो 17 सांसदों को ये सम्मानित किया गया है संसद रत्न पुरस्कार से। कोडाई कनाल सौर वेधशाला किस राज्य में, जिसे 125वीं वर्षगांठ पर डाक विभाग ने स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो ये तमिलनाडु में है कोडाई कनाल। निकोसोर डैन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो रोमानिया के ये प्रेसिडेंट बने हैं। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे जो आपने कल पढ़े थे। ईरान के खिलाफ किस देश ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया है? अमेरिका ने चलाया है। भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो त्रिपुरा है। अगला सवाल है किस देश की संसद ने होर्मुज जल डमरूमत को बंद करने की मंजूरी दी है? तो यहां पर ईरान ने इसे बंद करने का फैसला किया है।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 23 जून को मनाया गया। राष्ट्रपति मुर्मू के भाषण पर बेस्ड बुक है विंग्स टू अवर होप्स, इसका विमोचन किसने किया है? तो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। सेना देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज कौन से बने हैं? जसप्रीत बुमराह बने हैं। ठीक है। बौद्ध जिला किस राज्य में जो पहली बार रेलवे नेटवर्क से जुड़ा है? तो उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में कितने बढ़ोतरी करी है? 3 गुना बढ़ोतरी करी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहां पर रखी है? नवा रायपुर में। ठीक है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहां पर किया है? आजमगढ़ में इसका उद्घाटन किया है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडी के चेयरमैन कौन बने हैं? शिव सुब्रमण्यम रमण। प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहां पर हो रहा है? मुंबई में किया जा रहा है, महाराष्ट्र में किया जा रहा है। दोस्तों आज का सवाल है, दिलीप दोषी का निधन हो गया, वह कौन थे? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे बताना है। आपको एक तस्वीर दिख रही है, आपको पहचान करना है तस्वीर किस महान व्यक्ति की है, कमेंट बॉक्स पे लिखिए। दोस्तों अगर आप सभी जीएस को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप आज ही अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करें, जहां पर आप 11 विषय मेरे साथ पढ़ रहे हैं। अभी बायोलॉजी चल रही है, ज्योग्राफी भी चल रही है, अभी पैरेलली हम पॉलिटी भी स्टार्ट कर देंगे। तो 5 से 6 महीने में हम इस पूरे विषय को ख़त्म कर देंगे। और यहाँ पर समर 600 यूज़ नहीं करना है, रेनी 600 कूपन कोड का इस्तेमाल करना है, जहाँ पर आपको 600 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। 699 में बैच मिलेगा 3 साल की वैलिडिटी के साथ। रिकॉर्डेड सेशन, टॉपिक वाइज टेस्ट और यहाँ पे डिस्कशन, ये सब कुछ मिलेगा आपको। और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाएंगे, वहीं पर अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच सबसे टॉप में। हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है, हमने यहाँ पे ई बुक्स लॉन्च करी है। डेली टेस्ट करो आप, डेली रन अफेयर्स की पीडीएफ यहीं पे मिलेगी। आप यहाँ पे ई बुक्स में जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारी मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली बुक्स भी आपको मिलेगी। ये सारे विषय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हमारे कोर्स की स्ट्रेटजी है। और साथ ही बुक्स हैं जो आप ऑर्डर करिए, जिसका पेज बाय पेज आपका टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। टेस्ट के लिए रेडी हो जाइए, आपके पास बुक्स आई गई होंगी तो प्रॉबेबली कल से आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा इन बुक्स का, टॉपिक वाइज पेज बाय टेस्ट। ठीक है, पहला पेज, दूसरा पेज। तो ये बुक आप हमारे वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं, अमेजन से ऑर्डर कर सकते हैं। टेस्ट पास है, जहाँ पे 4000 प्लस टेस्ट आपको देखने को मिलते हैं और 1 साल की वैलिडिटी के साथ सारे एग्जाम्स के प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। और 2024-2025 के ई बुक्स भी हैं, मंथली बुक्स हैं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, मैराथन क्लास पीडीएफ है। ये सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलती हैं। तो साथियों पढ़ते रहें और अपना बेस्ट करते रहें। बाकी और भी क्लास हैं, शाम को 4 बजे कैरियर एसएससी चैनल पर डेली 10 मिनट की क्लास हो रही है, इस चैनल पे भी हो रही है। और हमने 10,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया है एसएससी का, तो उसको भी पढ़ना है। अभी बिहार करंट अफेयर्स आपका आएगा, फिर उत्तराखंड भी आएगा, आपकी डिमांड आई थी। फिर आपका उत्तराखंड के बाद यूपी आएगा। तो सारे स्टेट के करंट अफेयर्स लाता रहूँगा, पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, और इतने ही कम समय में आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।